जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो साथियों एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से 16वीं क्लास है। इससे पहले 15 क्लास ले चुके हैं। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। यदि आप सभी हमारी क्लास लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका हमारी क्लासों के बाहर नहीं फंसेगा एग्जाम में। देखिए साथियों, ये रहा साथियों प्रश्नों का लेवल जो कई बार रेलवे में पूछे गए, सीधा पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। और अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, यही नारा काम करेगा आपके लिए साथियों। तो देखिए आज की इस क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ऊष्मा गतिकी और अवस्था परिवर्तन या गुप्त ऊष्मा, सापेक्षित आर्द्रता या फिर वाष्पीकरण, ये तीन चीज से संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न हम आपको करवाएंगे। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक साथियों तो आपका हक बनता है करने के लिए। तो देखिए ये पहला प्रश्न क्या कहता है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग भैया क्या होता है, सफेद, नीला, काला, भूरा। तो भैया कैसा होता है, सौर कुकर के अंदर का रंग भैया काला होता है। कैसा बच्चों, काला दिखलाई देता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। यह न्यूटन के शीतलन के नियम से संबंधित है प्रश्न। न्यूटन के शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम जो है उससे संबंधित प्रश्न है। तो साथियों ऑप्शन सी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है अनुकरण करता है। अनुकरण करता है, देखिए क्या कहता है, यहां पर प्रश्न जो है कुछ छुटा हुआ है। पिंड का प्रारूपी तापमान आरेख क्या होगा। भैया यहां पर छुटा है, कहता है यहां पर कहता है एक गर्म पिंड, एक गर्म पिंड न्यूटन के शीतलन के नियम का अनुकरण करता है। ऊपर छूट गया है, वो कहता है कि एक पिंड जो है न्यूटन के शीतलन का नियम का अनुकरण करता है, तो उसका जो है तापमान समय ग्राफ क्या होगा। तापमान और समय ग्राफ क्या होगा ये बतलाना। तो उसका तापमान तो हाई होगा और लेकिन समय लेस होगा। ऑप्शन में देखिए डी में, इसमें तापमान हाई है और समय लेस है, ये मतलब लेस होता जाएगा साथियों, या फिर टेम्परेचर घटता जाएगा ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी वाला जो वो ग्राफ है ये सही होगा साथियों। जब कोई पिंड न्यूटन के शीतलन नियम का साथियों अनुकरण करता है तो उसका तापमान और समय ग्राफ क्या होता है, ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया साथियों समय का। तो एक यहां से स्टार्ट होते हुए ऐसी रेखा बनती है, यही हो जाता है ग्राफ। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है। वो क्या कहलाता है साथियों, आपको बतलाना है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साथियों गलनांक। जब कोई वस्तु गलना प्रारंभ कर देती है, मान लीजिए जिस तापमान पर बर्फ जो है वो ठोस से गलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वो गलनांक हुआ। तापमान क्या कहलाता है, गलनांक। ऑप्शन भैया ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है जिस ताप पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है। जब भैया द्रव से ठोस बन जाए, जब द्रव से ठोस बन जाए तो वो क्या कहलाता है, वो हिमांक बिंदु कहलाता है या हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है साथियों, या हिमांक बिंदु भी कहलाता है या हिमीकरण भी कह सकते हैं। मतलब कि पानी जो है हिम अर्थात बर्फ बनने लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, कहता है 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी ये बतलाना है। तो भैया ये जो है ये होगी गैसीय अवस्था। क्या होगी, गैसीय अवस्था, यानी कि वो बन जाएगा जल, क्या जल बन जाएगा भाप, ये हो जाएगी गैसीय अवस्था। ऑप्शन भैया क्या हो गया, ऑप्शन हो गया बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है साथियों, ये आपको बतलाना है। पानी का क्वथनांक भैया कितना होता है,
पानी का क्वथनांक बात करें फ़ारेनहाइट में तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना साथियों? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको बतलाना है साथियों कि ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग। जब कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है उसको कहा जाता है हिमीकरण या फ्रीजिंग। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है साथियों? कि साथियों जब हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते, ऐसा क्या होता है, किस कारण होता है? एक्सपनेशन, कंट्रैक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, किसके कारण होता है साथियों? ये होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के कारण होता है साथियों। क्योंकि साथियों देखिए, हिमीकरण यानी कि जब तापमान पर पानी के पाइप फटते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो आयतन होता है, पाइप के अंदर जो पानी होता है वो जमने लगता है और साथियों पानी का प्रसार नहीं हो पाता है। होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप इसी कारण फट जाती है। मतलब बात यह है कि जैसे देखिए, ये था साथियों क्या, ये कोई पाइप रही होगी यहाँ पर। जब कोई हिमकरण अवस्था यानी कि बर्फ जमने वाला तापमान हुआ तो यहाँ पर पानी जम गया, इधर यहाँ पर पूरा पानी जम गया, ठोस हो गया, और इधर से जो पानी आ रहा है वो क्या कर रहा है, इधर प्रेशर मार रहा, लेकिन आगे की ओर तो पूरा जमा हुआ है और पीछे का पानी जो आ रहा है वो प्रेशर मारता है, तो जिस कारण पाइप क्या होता है, वो पाइप बीच से फट जाता है, नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब, एक्सप्लेनेशन के कारण ऐसा होता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक्सप्लेनेशन को भैया क्या कह सकते हैं? इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रसार। प्रसार के वजह से पाइप फटता है। ऑप्शन भैया ए सही जवाब। देखते हैं अगला, ये तो रिपीटेड प्रश्न है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, क्या कहता है? कहता है उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। मतलब ये कि भैया उबलना, वाष्पीकरण हो जाता है, समझ गए ना? भाप बनने लगता है, द्रव क्या होता है, द्रव जो है भाप बनने लगता है, ये आपको बतलाना है साथियों। तो ऑप्शन भैया इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वथनांक इसका सही जवाब होगा। क्या? क्वथनांक इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी क्वथनांक। क्वथनांक हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा, कहता पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है भैया? पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वो केल्विन में कैसे बदला जाएगा, फ़ारेनहाइट में कैसे? किसी तापमान को सेल्सियस से केल्विन में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, ये हम आपको बतला चुके हैं साथियों आगे की क्लासों में। साथियों आप प्लेलिस्ट बनी हुई देख सकते हैं, फिजिक्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, जल का वाष्पीकरण क्या होता है? जल का वाष्पीकरण भैया जो होता है समस्त तापमानों पर होता है। वो भैया होता है समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण हो सकता है, समझ गए ना? हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, या समस्त तापमानों पर, या क्वथनांक, ये समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण हो सकता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कौन सी जो है इनमें से जो नीचे दी गई है इनमें से कौन एक सतही घटना है? सतही परिघटना कौन है भैया? तो सतही पर घटना वाष्पीकरण हो जाती है, सतह पर होने वाली परिघटना है, इसीलिए यह समस्त तापमान पर हो सकती है, समस्त तापमान पर हो सकती है यदि कराया जाए तो, नहीं तो अपनी मर्जी से थोड़ी होगी। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किसके कारण ठंडा रहता है? किसके कारण ठंडा रहता है? वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। तो भैया किसके कारण? ये वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता, वाष्पन के कारण।
वाष्पन की प्रक्रिया या वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा होता है। क्योंकि ऐसा क्या होता है, मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र जो साथियों दिखाई नहीं देते वो ऐसे होते हैं जिनसे होकर घड़े का पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है, जिस कारण साथियों वहां का घड़े का जल ठंडा रहता है। और इसी प्रकार साथियों ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है आगे चलती रहती है। और यही चीज सेंट में होता है, परफ्यूम की बोतल में। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। और इसी कारण साथियों, इसी कारण जब आप स्टील के बर्तनों में देखते हैं कि ठंडा पानी रखते हैं, ठंडा पानी रखते हैं तो उसके ऊपर साथियों बूंद के टाइप में पानी आ जाता है। ऐसा क्या कारण होता है? अब कहेंगे कि स्टील के बर्तन में तो छिद्र तो है नहीं, वो साथियों ठंडा के वजह से वाष्पीकरण हो जाता है, उससे वायु टकराती है और जो वायु वाष्प के रूप में थी वो ठंडा पाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता? तो ये वाष्पीकरण के भैया सिद्धांत पर काम करता। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखने का काम करता है और जल्दी खराब होने से बचाता है कि वो जल्दी खराब ना हो। ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। समझ गए? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? गर्मी गर्मी अवशोषित करने के लिए एक तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है भैया? रेफ्रिजरेटर में। अभी अभी हमने आपको बतलाया कि रेफ्रिजरेटर में किया जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है साथियों, ये रहा, कहता है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है। क्योंकि ऐसा क्या हो जाता कि पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है? गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या होता है? पंखे की हवा से भैया पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? सतही घटना भैया, सतही घटना अभी ये प्रश्न पढ़ा चुके दूसरे तरीके से। वाष्पीकरण है एक सतही घटना है, ये सतह पर होने वाली घटना है और इसको हम देख भी सकते हैं। जैसे कि साथियों पंखा चलाने पर पसीना वाष्प बनकर सूख जाता है, या फिर साथियों ग्लास में रखने पर ठंडा जल साथियों उसमें उसके बाहर की ओर पानी का दिखाई देना और घड़े का जल ठंडा रहना, ये साथियों सभी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो भैया वाष्पीकरण की जो गति है ये सबसे धीमी होगी। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति भैया? ये वाष्पीकरण की। क्वथन वाली तो सबसे तेजी से, और ये संघनन हिमांक ये बहुत ही तेजी से हो जाएंगी। क्या आप किसी को उबालेंगे, टेम्परेचर हाई किया तो उबल नहीं जाएगा? बिल्कुल उबल जाएगा। संघनन हिमांक हिमांक टेम्परेचर लो करो जमता चला जाएगा। संघनन भी क्रिया तेजी से होगी लेकिन धीरे जो होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं। अब साथियों ऊष्मागतिकी के प्रश्न जहां तक स्टार्ट हो गए हैं, ऊष्मागतिकी यहां पर नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखना है। तो भैया वैद्युत, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक केतली, वैद्युत प्लग एवं स्विच, इलेक्ट्रिक आयरन, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। तो भैया क्या है? ये वैद्युत प्लग एवं स्विच ये भैया जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। ये जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा की मात्रा
प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होती है। चालक के प्रतिरोध R के समानुपाती तथा चालक में प्रवाहित धारा के T के भी समानुपाती अर्थात H बराबर। तो देखिए ये जूल का तापन नियम क्या है, इसमें H बराबर H होती है ऊष्मा हीट, और इसका संबंध किससे होता है, आई स्क्वायर आर, आई का मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध और टी का मतलब समय, इसके बराबर होता है तापन नियम। यही नियम साथियों तापन नियम कहलाता। इस नियम पर ये वैद्युत स्विच और प्लग कुंजी काम नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है, थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण, पदार्थ की थर्मोडायनेमिक गुण। तो साथियों क्या है, ये थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं, देखिए ये क्या कहने मतलब, गर्मी जो है सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती, बल्कि यह अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण तथा थर्मोडायनेमिक गुण पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए सही जवाब आपका उत्तर होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है किससे। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य किससे होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य भैया ऊष्मा प्रवाह की दर यानी कि ऑप्शन सी से होता है। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, उससे होता है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ऊष्मागतिकी। ये देखिए ऊष्मागतिकी का प्रश्न है, कहता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या बतलाता है, ये आपको बतलाना है। ऊष्मागतिकी का भैया शून्यवां नियम यह बताता है कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यही कहता है, जो कि यहाँ देखिए जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। यही शून्य नियम बतलाता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यही बतलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाती। क्या ऑप्शन डी साथियों सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, कहता जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तब क्या होगा। जब जल की विशिष्ट आयतन को जब भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता, समान रूप से बढ़ता समान रूप से घटता। ऐसा नहीं है, जब किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के आयतन को भैया विशिष्ट आयतन दिया जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा दी जाएगी या साथियों ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा, वो पहले तो साथियों घटेगा फिर बाद में बढ़ने लगेगा। पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ने लगेगा। कहिए तो हम इसका ग्राफ से भी आपको समझा सकते हैं। देखिए ये हो गया टेम्परेचर का वो, और ये हो गया साथियों वॉल्यूम यानी कि आयतन का। जब इसको हम पहले देंगे, पहले यहाँ पर कुछ दिया होगा, अब देखिए दूसरी लाइन से रेखा खींचते हैं कलर से। पहले तो यहाँ पर ऐसे घटेगा, इधर इधर जाएगा, फिर ऐसे होगा जाएगा, फिर ऐसे, पहले ऐसे घटेगा फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अब बढ़ने लगेगा। अब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पहले इसने घटना प्रारंभ किया, पहले इसने घटना प्रारंभ किया फिर साथियों बढ़ने लगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों, ये होती है अधिकतम। ये एंट्रोपी की प्रवृत्ति जो है ये अधिकतम होती, ना ही तो न्यूनतम, ना ही तो शून्य, ना ही तो औसत, ये अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है।
हमेशा बढ़ती रहती, क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में जाती है, जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ब्रह्मांड की ऊष्मा हमेशा या सदैव बढ़ती रहती है, इसीलिए उसकी भैया एंट्रोपी अधिकतम होती है। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है उसको क्या कहा जाएगा। भैया किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसका तापमान मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ये आप हमको बतला दीजिए। उसको विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर, भैया विकिरण के माध्यम से ही मापा जा सकता है। देखिए कैसे मापा जा सकता है। विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर रिमोट रेसिंग प्रकार का थर्मामीटर होता है जो सतहों पर तापमान के काम आता है। आजकल विभिन्न प्रकार के पायरोमीटर उपलब्ध हैं, या दूर से ही किसी गर्म सतह से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण के स्पेक्ट्रम से सतह का ताप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है, इसका तापमान भैया जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका इसका तापमान, जो ये कोई वस्तु है इसका तापमान हम लोगों को पता करना। तो वो जो यंत्र है विकिरण अवरक्त यहाँ पर मान लीजिए रखा गया है, तो इसकी जो ऊष्मा आएंगी, ये जो विकिरण आएंगी लहराते हुए, इसकी जो विकिरण आएंगी, इस विकिरणों से ही ये तापमान इसकी गर्माहट को माप लेगा। समझ गए ना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड क्या होते हैं, कहां पहुंचते हैं, समान ऊष्मा ऊर्जा तक, समान एंट्रोपी तक, समान तापमान तक, समान आणविक ऊर्जा तक। तो भैया कहां पहुंचते हैं, ये समान तापमान तक जब तक पहुंचते नहीं है तब तक उनका ऊष्मा संतुलन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। भैया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऊष्मागतिकी की वह प्रणाली जिसमें आयतन स्थिर या फिर अस्थायी रहता है उसको समआयतनिक या आइसोक्रिक कहते हैं। समआयतनिक तो है नहीं, सममितीय कह देंगे। समआयतनिक कहते हैं क्योंकि आयतन अस्थायी रहता है, तो हम इसको कह देते हैं समआयतनिक। जब समआयतनिक ना हो तो तब सममितीय भी उसी को कहा जाता है, उसी को सममितीय भी कहा जाता है। जो कि साथियों क्या होता है, ये होता है W V बराबर C। द्रव्यमान भी निश्चित लिया जाना चाहिए। यदि यह सिस्टम का दाब परिवर्तित हो तो तापमान में भी परिवर्तन होगा। यदि भैया क्या दाब में परिवर्तन होगा तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। इस नियम में, यह समआयतनिक वाले नियम में, जिसको सममितीय भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दाब व आयतन का गुणनफल यानी कि P गुणे पास्कल गुणे वैक्यूम तथा आंतरिक ऊर्जा U का योगफल को क्या कहा जाएगा। इसके योगफल को क्या कहा जाएगा। इसका कहने का मतलब है दाब व आयतन का गुणनफल यानी कि P गुणे V फिर तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल, इसका योगफल ये U कर दिया। इसको क्या कहा जाएगा, इसका कहने का मतलब ये टोटल मास है साथियों, आधार मास है, जो साथियों क्या होता है ये H बराबर होता है। इसको क्या कहा जाता है, ये U है, इसी को कहा जाता है H बराबर P गुणे V प्लस AU। इसको H बराबर से दर्शाया जाता है, H बराबर से दर्शाया जाता है, जबकि H क्या होता है, H होता है एंथैल्पी। क्या होता है, H होता है एंथैल्पी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। देखिए ये कहता है ऊष्णता यानी कि हीट यानी कि गर्माहट यानी कि ऊष्मा एक ही बात है। ऊष्मा या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब जिसके अंतर्गत शाखा का उष्णता हीट ये सभी संबंधित का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है भैया, ये आपको बताना। उसको कहा जाता है ऊष्मागतिकी। क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी कहा जाता है उसको भैया, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी कहा जाता है। और ऊष्मागतिकी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है ऊष्मागतिकी को, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, हीट या उष्णता या गर्माहट का अध्ययन किया जाता है उसको ऊष्मागतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? भैया किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है? तो ये हो जाता है प्रथम नियम। प्रथम नियम के द्वारा ही ऊर्जा संरक्षण को जाना जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसको एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये है साथियों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये क्या है? प्रथम नियम है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ गए? जैसे कि सोलर पैनल में प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में साथियों बदला जाता है, लेकिन ये बदला जा रहा, नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही तो उत्पन्न किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग भैया स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो भैया तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित हीटिंग उपकरणों में थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का भैया थर्मोस्टेट नाम के उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच क्या होगा? यदि परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया हो, जहां पर भैया सीपी ऊष्मा क्षमता अस्थिर दाब पर और सीवी ऊष्मा क्षमता अस्थिर आयतन पर हो, तो भैया क्या हो जाएगा? डेल्टा एच का मान क्या होगा ये आपको बतलाना है। अभी अभी हमने आपसे क्या बतलाया था कि एच का मान क्या होता है? अभी अभी बताया था एच का मान होता है पीवी गुणे वी प्लस यू। ये बतलाया था कि नहीं? बिल्कुल बतलाया था। तो साथियों इसी के माध्यम से ये निकलेगा, इसी के माध्यम से ये निकल कर आएगा। तो साथियों इसका सॉल्यूशन तो हो जाएगा बड़ा। अब इसी के माध्यम से इसका जो हम लोग वो निकालेंगे साथियों, डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमारे सामने निकल कर आ जाएगा सीपी गुणे डेल्टा टी। सीपी गुणे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? ये तापमान यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन है। ये तापमान में परिवर्तन है। और सीपी का है, सीपी ऊष्मा क्षमता अस्थिर दाब पर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। जब इसी का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे, तो हमारे सामने ये आ जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या होता है साथियों, ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया ये क्या कहता है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर की जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। देखिए भैया क्या कहता है, पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है विकिरण के रूप में, और जो साथियों बाहर भेजी जाती है ऊष्मा, जो पृथ्वी के बाहर जाती है, उस दोनों ऊष्माओं का अंदर जाने अवशोषण और साथियों जो अंदर सोचती है और जो बाहर निकालती है, बाहर जाने वाली और अंदर अवशोषित होने वाली ऊर्जा का संतुलन होता है, वही कहलाता है ऊर्जा संतुलन। तो ये देखिए ऑप्शन सी में दिया है, पृथ्वी
द्वारा अवशोषित यानी कि अवशोषित आपतित ऊर्जा विकिरण के रूप में और बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, इसी को कहा जाता है ऊर्जा संतुलन। ऊर्जा या ऊष्मा संतुलन इसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो नहीं समाप्त हुए आज के प्रश्न यहीं पे। साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथियों लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ जो कि साथियों 2025 के बेस पर होगी, लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ साथियों आपको मिल जाएगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।